मॉर्निंग बच्चों, आइए जुड़िए। आज आपकी एक पोयम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के जो बच्चे हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक ले लें और इस वीडियो को हमारे साथ बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आज आपकी एक पोयम है कोर्स में ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की एक पोयम है और उसकी हम बात करेंगे। एमिली डिकिंसन का जब नाम आता है तो पहली बात, सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है? तो एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन कहाँ की पोइट है? अमेरिकन पोइट है। और इसका 1830 में इसका जन्म हुआ और 1886 में इसकी डेथ हुई। यदि हम बात करते हैं कि ये जो पोइट है ये किस लिए जानी जाती है और इसकी पोएम्स में जनरली क्या मिलता है, तो आप देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी एंड नेचर डेस्क्रिप्शन। और नेचर डेस्क्रिप्शन में भी कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर ये मिलता है। इसकी जनरली जो पोएम्स है इसके लिए ये कहा गया कि इसने खूब लिखा, लेकिन इसके ज्यादा इसका पब्लिश कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कुछ डॉक्यूमेंट ये बोलते हैं कि लगभग इसने अपनी जो पोएम्स लिखी वो लगभग 1789 पोएम्स लिखी। और कुछ लिटरेरी डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं 100 प्लस के लगभग इसने कविताएं लिखी। बहुत कम कविताएं ऐसी है जो इसकी डेथ के बाद प्रकाशित हुई। और आपको याद है, यदि किसी पोएट के डेथ के बाद उसका कोई लिटरेचर, उसकी पोइट्री, लेसन यदि पब्लिश होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टमस। और इसलिए बच्चों क्या आता है इसकी पोएम्स के मामले में, यह आता है जनरली हर पोएम्स, उसकी पोएम्स पोस्टमसली पब्लिश्ड। इस कविता के यदि हम बात करें आज ट्रीज की, कि ये कविता कब लिखी गई और कब प्रकाशित हुई, तो लिटरेरी डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट सर्टेन, प्रोबेबली अराउंड शायद 1860s और 1870 के लगभग ये लिखी गई होगी। और इसकी एक पोएम्स की जो सीरीज रही उसमें ये लगभग ऐसा माना जाता है कि ये पोएम, इसकी जो सीरीज है उसमें प्रकाशित हुई आगे जाके, और ये प्रकाशित कब हुई? 1891 के लगभग ये पब्लिश हुई। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पोएम से रिलेटेड है। लेकिन बच्चों, पोइट्री को पढ़ना मैं जनरली आपसे बात करता रहता हूँ वीडियोस के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, कि लिटरेचर को पढ़ना, लिटरेचर क्या है? एक फैब्रिकेशन ऑफ द वर्ड्स एंड द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी और वर्ड्स का फैब्रिकेशन है, उसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत पड़ती है। तो हमारी आज की जो पोएम है इसको एक और चीज है कि थीमेटिक और स्ट्रक्चरल हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर नजर डालोगे थीमेटिक और स्ट्रक्चरल में। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चरल बात करते हैं हम, है ना? कभी भी हम जब पढ़ते हैं तो पोइट्री को स्ट्रक्चरल देखते हैं। तो इस पे नजर डालते हैं पोइट्री पे, इस पोएम पे। तो इसमें 7 स्टेंजाज है। ईच स्टेंजा 4 लाइन्स, प्रत्येक स्टेंजा में आपकी 4 लाइन है। और ये तो आप जान ही गए होंगे कि 4 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाट्रेन। आपके 7 स्टेंजास। और यहां आप देखो बारीकी से, इस पोएम में एक बहुत बढ़िया, जिसके लिए हमारी एमिली जानी जाती है, इसकी पोएम्स में जनरली कैपिटलाइजेशन और डैश
इसको बोलते हैं हैवी कैपिटलाइजेशन एंड डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लो आप, इसमें ज्यादातर वर्ड देखो आप, स्वंग में आपका एस, आपका ट्यून में, आपका क्रीचर में सन है, समर है, साल्ट्रीज, ऐसे आपके थ्रू आउट कैपिटल वर्ड्स। आप टेक्स्ट पे जब ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा। नंबर 1, ओके। नंबर 2 देखिए, लाइन के साथ आपका डैश लग रहा, ये डैश लग रहा, ये डैश लग रहा, ये डैश, ये डैश, ये डैश, थ्रू आउट इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ इस पोएम में, तो ये आपको पॉइंट आउट हुआ। उसके बाद एक और चीज आप देखेंगे कि पंक्चुएशन जो है, कहा आप देखो पंक्चुएशन का प्रयोग ही नहीं है, राइट। तो ये क्या है, एंजाममेंट भी है एक प्रकार से आपका। पंक्चुएशन आप देखोगे तो लास्ट में यहां आके ये एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रयोग हुआ है आपका, यूज हुआ। उसके बाद देखो आप ऐसे चल रही है। पोएम की राइम के बारे में बात करें तो राइम भी इरेगुलर है, ओके, मीटर इरेगुलर है। और जब आपकी राइम इरेगुलर है तो राइम कौन सी है, स्लेंट है, स्लेंट, स्लेंट राइम है इसमें। मीटर कौन सा है, इरेगुलर। और मेरे बच्चों, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के रूप में तो आपको ये बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। मीटर क्या होता है, मीटर कितने प्रकार के होते हैं, और मीटर का जनरली क्या उपयोग है, मैं रफली आपसे बात कर रहा हूं। फिर एक स्पेशल वीडियो बेस्ड ऑन मीटर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटर एंड व्हाई मीटर इज अप्लाइड इन लिटरेचर, ओके। यहां देखिए मीटर का प्रयोग यदि इस पोएम में यूज करते हैं, आयम्ब, एक आयम्ब मीटर का प्रयोग हुआ, ओके। और मीटर किस लिए होता है, उसके दो पर्पज होते हैं। लेंथ, मीटर क्या करता है, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन। और मीटर क्या करता है, मेंटेन्स द इंटरनल और एक्सटर्नल राइम। ये दो पर्पज होते हैं। इसमें कौन कौन से मीटर प्रयोग किए, इसमें आपका एक मीटर का प्रयोग हुआ एनापेइस्ट। और एनापेइस्ट क्या है, अगले किसी वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। एक मीटर यूज हुआ ट्रोकी। ट्रोकी कौन सा मीटर होता है ये भी आपको याद होगा। अगला एक मीटर यूज हुआ है इसमें आपका, यहां आप देखो स्पॉन्डी। ये सारे मीटर्स इसमें प्रयोग हुए। तो आइए इसकी थीम की बात करते हैं। देखिए, इम्प्लाइड मीनिंग और टेक्सुअल कंटेक्चुअल मीनिंग में बहुत अंतर होता है। एंड बीइंग द स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, हमें इंच बाय इंच समझने की आवश्यकता है। यहां हम देखेंगे कि पोएम ऐसा लगता है, इसमें क्या है, कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। आपका नेचर का कीन ऑब्जर्वेशन प्रयोग किया गया यहां पर, बहुत बारीकी से प्रकृति को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ प्रेजेंट किया। और जो ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ प्रयोग किया, तो यहां पर इमेज की बात करते हैं, इमेज। और इमेज क्या होती है, इमेज आपकी बेसिकली 3 तरह की होती है। एक इमेज होगी आडी, ऑडिटरी। दूसरी इमेज होगी आपका सेंसुअल, और आपकी एक थर्ड होगी विजुअल, है ना, विजुअल। ये 3 तरह की इमेजरी बेसिकल चलती है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो इमेजेस के साथ चलता है वो साइनेस्थीजिया। और आप जानते हैं साइनेस्थीजिया, साइनेस्थीजिया मीन्स ऐसा कि सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, डिस्क्रिप्शन मात्र से उस चीज का कलर, उसका टेस्ट व्यक्ति के सामने आ जाए। जैसे एक, अभी हम बात करें, मैं एक वर्ड बोलूंगा जिसमें आपको महसूस हो जाएगा, जैसे नींबू। और नींबू बोलते क्या हो रहा है आपको,
खट्टा सा महसूस हो रहा है, राइट। तो ये देखिए आपकी विजुअल इमेजरी इसमें प्रयोग हुई, सेंसुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी। थीम के साथ लीजिए हम बात करते हैं इसके लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ओके, पोइट सेज द ट्रीज पेड़ लाइक टेसल्स। टेसल क्या होता है? एक आर्नामेंट होता है, लूज आर्नामेंट ऑफ विमेन इट। और जैसे फॉर एग्जांपल आप कानों में लटकन जो होती है और वो जब ऐसे हिट ऐसे टकरा रही है, पेड़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। या कोई किसी सजावट में लगी हुई लटकन जो होती है उसकी तरह पेड़ क्या कर रहे हैं? हिट एंड स्वंग, है ना। देश का प्रयोग हो रहा है, हिट एंड स्वंग लटके हुए हैं। देयर सीम्ड टू राइज अ ट्यून। और बच्चों इनके हिलने से टकराने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संगीत उत्पन्न हो रहा हो। संगीत उत्पन्न हो रहा हो। यहां देखिएगा जो स्वंग और ये सारी जो चीजें यहां पर हिट, इनसे यहां क्लियर हो रहा ना आपको, सिमिली का प्रयोग है, यहां आपका पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है। देयर सीम्ड टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स। अब प्रकृति में मिनिएचर क्रीचर्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, भ्रमर, बीज, इनके जैसे क्या करती है? हमिंग, बजिंग। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? इधर पेड़ हिल रहे हैं, उनकी पत्तियां टहनियां टकरा रही है, उसे संगीत उत्पन्न हो रहा है। अकम्पनिंग द सन, और किसके साथ? सूरज के साथ। आपको याद है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सन ऑल क्रीचर्स इवन द नेचर बिकम्स वेरी एक्टिव। तो बताया जा रहा है फार साल्ट्रीज ऑफ समर। यहां देखिएगा साल्ट्रीज, यहां साल्ट्रीज तो एक प्रकार से संगीत का वाद्य यंत्र होता है, लेकिन यहां ये कहने का प्रयास किया कि इन द समर। अब आपसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर है आपका समर। क्या हो रहा है? एनमोरिंग द एयर, कर्ण प्रिय। एनमोरिंग से मतलब है वेरी डियर टू ईयर। दैट मीन्स इट सीम्स एज इफ इट वर नॉट टू बी इंडेड, नॉट टू स्टॉप। ऐसा कर्ण प्रिय संगीत दे नेवर yet did satisfy। इतना प्यारा कि वो डिड और नेवर और सेटिस्फाई का मतलब ऐसा लगता है जैसे सुनते ही जाए। ऐसा संगीत यहां रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर, और ये यहां रिमोटेस्ट का प्रयोग हुआ। इसमें यहां पैराडॉक्स है आपका, पैराडॉक्सिकली सी सेज। ओके, everything is clear with the introductory informations। so हम इसको थोड़ा जल्दी लेंगे। the sun shone whole at intervals। अब ऊपर देखिए आसमान में सूरज की स्थिति को वर्णन किया जा रहा। समर एटमॉस्फेयर में सूरज आसमान में क्या कर रहा है? चमक रहा है। और यहां आपके पास आ गया ना, क्लियर है ना, सन और सोन किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एलिट्रेशन। एलिट्रेटिवली सी इज स्पीकिंग होल एट इंटरवल, बीच बीच में, देन हाफ, देन अटर डिड। से मतलब है कभी आधा और कभी पूरा। कौन? सूरज दिखता है, कभी गायब हो जाता, कभी प्रकट हो जाता। दिख रहा ने? एज इफ, ऐसा लगता है जैसे हिमसेल्फ, कैपिटलाइज कर रखा है। आप देखो हिमसेल्फ पर यूं भी कह सकते हैं पर्सोनिफाइड है। वो ऑप्शनल, जैसे तो ये ऑप्शनल हो, ऑप्शनल का मतलब है वैकल्पिक, कभी कभी निकल जाए कभी नहीं। एंड हेड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड। ऐसा क्यों हो रहा है? सूरज को बादलों ने ढक रखा है। अब जैसे कभी कभी बाहर आ रहा है, कभी कभी
तो जैसे ऑप्शनल है, उसकी मर्जी हो तब आ जाए, मीन्स दिख जाए, प्रकट हो जाए। अदरवाइज क्या है, बादलों ने कवर कर रखा है। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, ये बादल जो छाए हुए हैं सूरज को ढकने में पर्याप्त है। इटर्नली फ्रॉम व्यू, हमेशा के लिए, एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज। यहां विम क्या है, विम से मतलब है सनक। सनक का मतलब है यदि ऐसा लगता है जैसे इसकी सनक हो कि ये कभी भी बाहर आता है अंदर जाता है, जैसे तो ये ठिठोली कर रहा हो। टू लेट द ओरचार्ड्स ग्रो, ओरचार्ड्स क्या है आपका, मीन्स फलों के बागान। इन सब में से अ बर्ड सेट, आगे का देखिए डिस्क्राइब चल रहा है, बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस। फेंस क्या होती है बच्चों, मीन्स दीवार। फेंस का वैसे ओरिजिनल डिक्शनरी मीनिंग बाड़े। किसी दीवार पर एक बर्ड बैठा है, चिड़िया बैठी है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, लेन का मतलब है स्ट्रीट, द पाथवे, कोई इसकी चर्चा कर रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड स्नेक, सूरज की जो गर्मी है उसको पाकर एक चार्म्ड स्नेक किस पे, सिल्वर मैटर्स। मीन सिल्वर मैटर क्यों कहा, चांदी की मैटर, चांदी की से क्यों कहा, क्योंकि ऊपर से जो प्रकाश पड़ रहा है उस नीचे जो धरती है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो रहा है, सफेद दिख रहा है। तो उस पर कौन है, चार्म्ड, चार्म्ड से मतलब है एनचेंटेड स्नेक। सूरज के उस सौंदर्य ने उसको क्या कर रखा है, आकर्षित बैठा हुआ है। जस्ट वाइंडिंग, बल खा के, राउंड, उसके चारों तरफ कोइल बनाकर, अ स्टोन, पत्थर के, एक पत्थर के चारों ओर कोइल बनाकर और लिपटा हुआ है। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट कैलेक्स, अब यहां वर्णन किया जा रहा है सुंदर जो फूल है वो कैसे, कैलिक्स, कैलिक्स जो फूल होता है उसके नीचे का जो पार्ट, सपोर्टिंग पार्ट, कली के नीचे का, उसमें से मुस्कुराते फूल, चमकते फूल निकल रहे हैं। एंड सोड, अब देखो सोड का मतलब क्या है, सोड मीन्स तैरना, जैसे होता है ना सोर, ऐसा हवाओं में इनमें तैरना से मतलब हिल रहे हैं। अपोन अ स्टेम, स्टेम क्या है, बॉर्डर, उस बॉर्डर पर लाइक सिमिली का प्रयोग करके हिंडर्ड फ्लैग्स स्वीट होइस्ट, कैसे बताया, जैसे झंडे जिनको हम फ्लैटर करने के लिए जैसे अनफोल्ड करते हैं, तो वो उस तरह से वो क्या कर रहे हैं, यानी हिंडर कर रहे हैं। विद स्पेस, स्पेसिस का मतलब यहां पर सुगंध से है। इन द हेम, आई वॉज मोर कांट मेंशन, ये लाइन देखो आपकी, यहां कवियत्री ये कहती है कि मैं अब इससे ज्यादा क्या वर्णन करूं, दैट मीन्स इट्स बियॉन्ड माई पेन, इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, यू योरसेल्फ कैन आइडियलाइज, आप खुद ऐसी कल्पना करो सुंदरता की, मैं क्या बताऊं, हाउ मीन टू दोज दैट सी। अब आपका वैन डाइक, ये एक पेंटर है, 17th सेंचुरी का पेंटर है। उस पेंटर की चित्रकारी जिस तरह से मनमोहक होती थी, आकर्षित कर लेती थी, पर उससे भी ज्यादा डेलिनेशन से मतलब है क्रिएशन पेंटिंग है ऑफ नेचर्स समर डे। यहाँ एक्सक्लेमेशन बताया, इस एक्सप्लेनेशन से आपको बताया उस समर डे को प्रकृति में बिखरी आभा, उस 17th सेंचुरी के प्रसिद्ध चित्रकार जिसकी चित्रकारी से दुनिया मंत्र मुग्ध हो जाती थी, पर उससे भी ज्यादा सुंदरता थी। मैं इससे और ज्यादा क्या बताऊं, इसका मतलब है मैंने विजुअल इमेजरी का प्रयोग किया और आप अपनी इमेजिनेशन में उस
प्रकृति में बिखरी सुंदरता पर जा सकती हो। ये तो आपका इसका आपके कंटेक्चुअल मीनिंग है, लेकिन बच्चों ये पोएम अपने आप में सिंबॉलिक है। ट्रीज सिंबलाइजेस नेचर वेरी फर्स्ट बट आल्सो द ह्यूमन वर्ल्ड। दुनिया में उस समय की उथल पुथल को बताने का प्रयास किया, और यहाँ पर ये जो क्रीचर्स है ह्यूमन बीइंग का भी सिंबल है। कंपनिंग द सन, यहाँ जो हाई ब्यूरोक्रेट्स और हाई ऑथोरिटीज है उनके द्वारा किस तरह से सामान्य लोगों पर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, उसको भी इनडायरेक्ट में पोइट ने यहाँ पर उजागर किया है। मेरे ख्याल से हमने इसकी इंफॉर्मेटिव और थीमेटिक और लाइन टू लाइन स्टेंजा वाइज लिया, आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं इट विल बी हेल्पफुल टू यू। यदि आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने साथियों को बताइए, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपको आगे इस तरह की वीडियो लेकर आ सकूं। ओके, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट मीटिंग।